हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली 4.4 को खत्म किया था और हमने देखा था सेकंडज कैसे निकलता है, उसका व्युत्क्रम कैसे निकलता है। और ये भी जो चौथा चैप्टर है सारणिक, वो अब एंडिंग की तरफ ही है। 4.5 आपको लास्ट अब पढ़नी है। छोटा सा इंट्रोडक्शन बाकी रहा है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या बातें करेंगे, आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक होता है संगत समीकरण निकाय और एक होता है असंगत समीकरण निकाय। अब संगत समीकरण निकाय कब होता है, असंगत समीकरण निकाय कब होता है, पहले दो परिभाषा लिखेंगे, फिर एक अवयव विधि से किसी समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे, वो बात की बात है। पहले हमें दो परिभाषाएं पढ़नी है और परिभाषा नंबर जो एक आएगी हमारे पास, वो आएगी संगत समीकरण निकाय। कौन सी? संगत समीकरण निकाय। ये हमें पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संगत समीकरण निकाय आपको पढ़ना। छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। आप लिखेंगे ऐसा समीकरण निकाय, ऐसा समीकरण निकाय जिसके संगत सारणिक का मान शून्य नहीं हो, उसे संगत समीकरण निकाय कहते हैं। उसे संगत समीकरण निकाय कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन, ऐसा समीकरण निकाय जिसके संगत सारणी का मान क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, अर्थात सारणिक ए का कोई आप मान निकालोगे, वो किसके बराबर नहीं आना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। आपको पता है ये चीजें हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव में कर चुके हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। आपके पास कोई सारणिक होगा, हाँ सारणिक यहाँ बनाना पड़ेगा। इतनी सवालों में तो आपको जो 4.4 प्रश्न वहाँ सारणिक दे रखा था, यहाँ समीकरण दे रखा होगा 3x + 2y - 3z = 4 दे दिया। अब यहाँ से आपको एक सारणिक ए बनाना पड़ेगा, एक x सारणिक बनेगा और एक b सारणिक बनेगा। वो आप टेंशन मतलब मैं पूरा आपको बेसिक इस क्लास में बता दूंगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप तो ये ध्यान रखें, संगत समीकरण निकाय का मतलब है कोई भी सारणिक होगा उसका मान अगर जीरो नहीं है, मतलब प्लस का माइनस का कुछ भी है, इसका मतलब अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, संगत समीकरण निकाय हो जाएगा। एक परिभाषा और है असंगत समीकरण निकाय। असंगत समीकरण निकाय मतलब हमें संगत और असंगत के बारे में दो सवाल पूछेगा। प्रश्नावली 4.1 में है 1 से लेकर 6 तक सवाल। संगत और असंगत को अलग अलग करना था। हम सारणी का मान निकालेंगे, अगर सारणी के मान में जीरो नहीं आया, कुछ और आ गया, इसका मतलब वो संगत है, और जीरो आ गया इसका मतलब असंगत है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आप लिखेंगे ऐसा समीकरण निकाय, क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण निकाय, ऐसा समीकरण निकाय जिसके संगत सारणी का मान, जिसके संगत सारणी का मान शून्य हो, संगत सारणी का मान शून्य हो, उसे असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। अर्थात सारणिक एक का मान क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने दो बेसिक सी परिभाषाएं पढ़ी है। आपके 1 से लेकर 6 तक सवाल, 1 नंबर का कोई भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा। तो संगत और असंगत को निकालने के लिए आपको वहां से पहले सारणिक ए पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा? सारणिक ए, मतलब हम आव्यूह पहचानेंगे, एक्चुअल में तो आव्यूह है, उस आव्यूह का सारणिक बना के हम मान निकालेंगे। अब 2/2 में सीधा क्रॉस करना होता है, और 3/3 के लिए आपको पता है कि R1 से R2 से R3 C1 C2 और C3 6 तरीके से हम प्रसार कर सकते हैं, और ज्यादा अंतर प्रसार करते हैं जहां सबसे ज्यादा जीरो आते हैं, हम प्रसार करेंगे। अगर उसका उत्तर आ गया जीरो, हम लिख देंगे
समीकरण निकाय क्या असंगत होगा। अगर जीरो उत्तर नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी आया, चाहे प्लस आया चाहे माइनस आया, इसका मतलब समीकरण निकाय आपका क्या है, संगत है। हाँ, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होगी कि इन सवालों में जब समीकरण आएगा तो समीकरण में आपको एक समीकरण दे रखा होगा तो आपको पहले सारणिक यानी अवयव पहचानना पड़ेगा कि कि अवयव आएंगे क्या क्या, अवयव आपको लेने पड़ेंगे अवयव का, फिर उसका सारणिक आपको निकालना पड़ेगा। अगर उत्तर जीरो आया तो असंगत, जीरो उत्तर नहीं आया तो संगत। उम्मीद है दो परिभाषाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको अवयव विधि से किसी समीकरण निकाय का व्युत्क्रम निकालना है, उसको हम पढ़ते हैं। एक बार आप इसको देखें तब तक। अब देखो, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा समीकरण निकाय का हल पढ़ते हैं कि अवयव के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब समझ गए ना, ए इनवर्स। आपको क्या होगा कि तीन तीन समीकरण आपको दे रखी होगी या दो दो समीकरण आपको दे रखी होगी, उसके माध्यम से आपको पढ़ सकते हैं। आपके पास सपोज दैट तीन समीकरण होगी, ऐसे समीकरण होगी, मैं समीकरण लिख रहा हूं। समीकरण होगी आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z और बराबर हो जाएगा d1। समझते जाना, मैं पूरी बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर हो जाएगा d2। फिर हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर हो जाएगा d3। आप समझे कि ये काम कैसे करेगा। एक्चुअल में ये विधि आपको सबसे बढ़िया समझ में आएगी जब हम किसके क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इस क्लास के बाद हाथों हाथ एग्जाम्पल हम करेंगे। ये क्लास होने के बाद अगली जो क्लास आने वाली है वो एग्जाम्पल की ही आने वाली है, कि एग्जाम्पल नंबर 16, 17 और 18 तीन एग्जाम्पल है। अगर आपने तीनों एग्जाम्पल ढंग से समझ लिए तो प्रश्नावली को आपको समझने की जरूरत रहेगी नहीं। प्रश्नावली आपको अपने आप ही सवाल आएंगे कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास कोई समीकरण का रूप आएगा दो। यहां से क्या होगा कि आपको तीन मान निकालने पड़ेंगे। तीन मान कौन से आएंगे, एक तो a का मान आएगा, यहाँ से एक सारणिक आएगी भाई, 2 का हो तो 2/2 का आएगा, 3 का हो तो 3/3 का, एक ही आएगा। एक आपके पास x निकल कर आएगा, ठीक है, और एक तथा करके आपके पास आएगा b। क्या आएगा साहब आपके पास b। मैं लिख रहा हूं कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे। b क्या होगा, b होगा जो बराबर में इधर होगा, जो अचर वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, d1 फिर d2 और फिर d3। x होगा, ये तो तीन चर आ रखे हैं ना, कौन कौन से चर, एक चर x, एक y और एक z। समझते जाना क्या कह रहा हूं। आपके पास एक समीकरण होगा, ऐसा समीकरण निकाय, ये जो चर है आपके, चर के गुणांक b1, ये प्लस के माइनस के कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर आपके ये d1 d2 d3, इसको हम अवयव b बोलेंगे। ये जो तीन आपके पास चर नजर आ रहे हैं x y z, ये आपके x y z हैं। अब a क्या होगा, a होगा देखो इनके गुणांक, तो a में ऊपर वाली जो पंक्ति आएगी उसमें a1 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा b1, फिर आएगा आपके पास c1। दूसरी वाली पंक्ति में दूसरे वाले समीकरण के मान आएंगे a2 b2 और क्या आएंगे c2। फिर मान आएंगे a3, यहाँ आएंगे b3 और यहाँ आएंगे c3। ये बात आपको ध्यान रखनी, कोई भी समीकरण आएगा ये a1 b1 c1, यहाँ ऐसे सपोज 3x दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ दे दिया 3x, यहाँ दे दिया माइनस का 4y प्लस का 3z। आप समझ रहे, मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, 3x माइनस का 4y प्लस का 5z इक्वल में 3 दे दिया ऐसे। तो आपको पता है यहाँ पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पहले लिखा है कि 3, फिर यहाँ माइनस का 4, फिर यहाँ 5, और यहाँ आपको पता है d1 की वैल्यू कितनी होगी 3, और x तो आपके पास x ही है। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, समीकरण निकाय को हल करने की हमें एक विधि मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गई आपके पास इसको सोल्व करने का तरीका। इसको सोल्व करने का तरीका है, आप लिखेंगे अर्थार्थ। एक तरीका आपको ध्यान रखना है, अर्थार्थ ax बराबर आपको याद रखना है b। क्या याद रखना है आपको, एक तो याद रखना ax बराबर b। मैं इसको या करके आपके सामने अगर लिखूं तो दुनिया वालों ने इसको इस तरीके से भी लिखना चाहा है कि a बराबर a इनवर्स b। ये b उधर जाएगा तो a उधर जाएगा तो a इनवर्स b में बदल जाएगा। हमें ये काम में लेना, हमें एक्चुअल में क्या होगा कि इस x y z की वैल्यू चाहिए, तो b तो आपके पास संख्यात्मक होगा a इनवर्स। आपको सर a इनवर्स कैसे निकलेगा, तो शायद व्युत्क्रम आपको निकालना आना चाहिए, 1 सारणिक a का मान एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a माने तो से खंडज हमने निकालना सीखा। ये जो आपके सामने लिखा गया है ना, इस चीज को बोला जाता है अवयव विधि। कौन सी विधि बोला जाता है, कोई आपसे बोले कि अवयव विधि से हल ज्ञात करो, तो अवयव विधि से हल ज्ञात करने का सूत्र होता है ये, x बराबर a इनवर्स b। क्या सूत्र होता है, x बराबर a इनवर्स b। इसी टॉपिक के साथ चौथे चैप्टर की पूरी भाषा खत्म होगी, कुछ भी भाषा नहीं बची। हमने आज की क्लास में संगत समीकरण निकाय और असंगत समीकरण निकाय पढ़ा, और उसके बाद
अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल पढ़ा। तो ए क्या होगा, जो x का गुणक, y का गुणक, z का गुणक पहली पंक्ति होगा। दूसरे समीकरण में x का गुणक, y का गुणक, z का गुणक दूसरी पंक्ति होगी। तीसरे समीकरण में x का गुणक, y का गुणक, z का गुणक तीसरी पंक्ति होगी। x क्या होगा, x y z जो आपको चर दे रखे। b क्या होगा, जो बराबर में हमेशा जो वैल्यू की प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, लेकिन x y z हमेशा ही प्लस में लेना। आपको एक्चुअल में जब समीकरण के मान निकालोगे तो ये x है तो x y z ही निकालना बोला है। समीकरण निकाय में मान किसका आता है, x y z के आता है। समीकरण में दो समीकरण होते हैं तो x और y का आता है, तीन आते हैं तो x y z का। अगर दो समीकरण दे देता तो आपको पता 2/2 का बनता, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ आता x और y और यहाँ आ जाता d1 और d2। तो मैंने बड़े वाला ही लिया था कि छोटे वाला इजी वे में हो जाएगा। मैं आज ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो बातें आपको मैंने बताई उनको बातों को ध्यान रखें। ये आपके अप्लाई कैसे होगी, अगली क्लास आने वाली है आपके एग्जाम्पल नंबर 16, 17 और 18। अगर आपने उनको ध्यान से देख लिया तो मैं डेफिनेटली और गारंटी के साथ कह सकता हूँ फिर आपको प्रश्नावली में आपको सवाल करने की बहुत लिमिटेड जरूरत रहेगी, आप फटाफट काम कर दोगे। संगत और असंगत समीकरण निकाय आपको आना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे जल्दी उदाहरण का सॉल्यूशन लेकर, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।